हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे जारी कर दिया है। बहुत से लोगों के नज़दीक ज़राअत के शोबे के अलावा कोई भी माशी अहदाफ या हदफ जो है हुकूमत जो है वो नहीं कर सकी, संग मील उसका अचीव कर सकी। बजट आएगा, ऑब्वियसली उस पर भी बात की जाएगी, इकॉनमी पाकिस्तान की बात करेंगे, सियासत में बात करेंगे। लेकिन आज के शो का एक हिस्सा, और बल्कि वो हिस्सा सब हिस्सों में भारी एक्सक्लूसिव है, ख़ास है, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर जो है साबिक़ गवर्नर सिंध, साबिक़ तर्जमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक़ तर्जमान मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने जो है कोई 2 दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया। और मैं ज़ुबैर साहब को नून लीग के रेफरेंस से आज से नहीं जानता, तो दिहाई से ऊपर का मामला है। मुझे याद है 2013 से भी इलेक्शन से पहले की बात है। यहाँ पर एक स्टूडेंट के साथ ग्रेट डिबेट हमने रखवाई थी इलेक्शन को लेकर। तो उस वक़्त PMLN ने अपनी सबसे इंटेलेक्चुअल, अपनी सबसे वाइब्रेंट जो रिप्रेजेंटेशन भेजी, पढ़ी लिखी और ठोक बजा के बात करने वाली, कराची से स्पेशली, वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे। और उनसे मेरी ही दुनिया न्यूज़ में मुलाकात हुई और स्टूडेंट के सामने उन्होंने दूसरी पार्टीज़ के मुकाबले में अपना मौक़िफ़ भी रखा अपनी पार्टी का। उस वक़्त ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका इंटेलेक्चुअल जो माइंड थे, उनको, जिसे आप कहते हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअल साइड होती है हर पार्टी की, तो ज़ुबैर साहब जो है वो एक इंटेलेक्चुअल साइड रहे हैं इस पार्टी की, ख्वाह वो इकॉनमी के मामलात हो, पॉलिटिकल मामलात हो। और मैं सबसे बढ़कर ज़ुबैर साहब का ये था कि जिस वक्त मुश्किल तरीन वक्त आया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और जब उनके बोलने पे पाबंदी थी, जब वो जेल में भी थे, जब उनकी बेटी पे बोलने पे पाबंदी थी या वो जेल में भी थी, उस कठिन तरीन मरहले के अंदर जब पार्टी के लोग इधर उधर हो गए या छोड़ गए या इधर उधर हो गए, कोई बोलता नहीं था मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में, उस वक़्त ज़ुबैर साहब स्पोक्स पर्सन बन गए। और ज़ुबैर साहब ने इतने कड़ा जो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक हार्ड स्टैंस लिया हुआ था इवन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, उसको भी डिफेंड किया। जो बड़े बड़े जो सूरमा थे पार्टी के, वो डिफेंड नहीं किया करते थे। मतलब राना सनाउल्लाह साहब जैसी अजीम हस्तियाँ तो करती थी, और बहुत से लोग थे जो नहीं किया करते थे। लेकिन ज़ुबैर साहब में बड़े प्रेशर थे। मुझे ये भी पता है कि ज़ाती तौर पर मुझे पता है इस बात का कि ज़ुबैर साहब पे ज़ाती प्रेशर, ज़ुबैर साहब को हर तरह प्रेशराइज़ किया गया कि वो डिसोन कर दे नवाज शरीफ साहब को, वो छोड़ दे नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने वो प्रेशर बर्दाश्त किया। उनके ऊपर बहुत कीचड़ भी उछाला गया, उनको स्कैंडलाइज भी किया गया, उन्होंने वो सब कुछ जो है बर्दाश्त किया PMLN के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि जब मुश्किल तरीन टाइम था, उस वक्त ज़ुबैर साहब बड़े फर्मली खड़े रहे साथ मियां नवाज शरीफ साहब के। और अब जबकि PDM 1 का दौर आया था, या इवन अब PDM का दौर आया है, अब मियां नवाज शरीफ साहब कदरे बहुत बेहतर पोजीशन में है, वो आज़ाद हैं, वो जेल में नहीं हैं, वो बहुत से लोगों के नज़दीक इस वक्त रियासत के दाएं तरफ खड़े हुए हैं, उनके भाई की हुकूमत है। तो ज़ुबैर साहब छोड़ के चले गए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सर बहुत वार्म वेलकम। थोड़ा समझ नहीं आया कि जब मुश्किल हालात थे आप बहुत साथ खड़े रहे, और अब जो है जब हालात बहुत अच्छे हो गए PMLN के, अब आपको, या आपकी सियासत की कोई सेंस में ख़राबी है, या आप जिहादी हैं सियासत में कि उस वक्त छोड़ गए आप, यानी आप छोड़ गए? नहीं, जिहादी तो मैं नहीं कह सकता। मेन चीज़ ये है कि देखिए, आपको पता है कि PMLN का एक बयानिया था, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ असूल थे जिसकी बुनियाद पर मैंने PMLN ज्वाइन किया था 2012 में। वो पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज़ हैं, उन कोर इश्यूज़ मेरे दिल से सबसे ज़्यादा करीब वो PMLN रिप्रेजेंट करता था, चाहे वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से था, पाकिस्तान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या रिलेशंस के हवाले से था, या इकोनॉमिक जो पाकिस्तान के इश्यूज़ थे उसको किस तरह से टैकल करना है उसके हवाले से था, और एक ओवरऑल बयानिया था सिविलियन सुप्रीमेसी का 1999 में जब मार्शल लॉ लगा था। आपको पता है कि उसके बाद से एक PMLN, एक जो भी उसका नज़रिया बना था, उसके वर्कर्स हों, लीडर्स हों, उनके लिए बिल्कुल क्लियर कट एक पोजीशन थी कि पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत हमें खड़ा होना है। उसका मतलब ये है सिविलियन बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, पार्लियामेंट सोवरन होगा, सबसे बड़ी फोरम होगा, और आज़ादी होगी, मीडिया को बिल्कुल खुल के, जुडिशरी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। यही बेसिक असूल है ना, और यही होने भी चाहिए। यही हमारा आइन कहता है, यही कायदे आज़म की थिंकिंग थी जी। अब कहाँ, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वहाँ खड़ा है उन सब असूलों पर? बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया पावर के लिए, और ये गेम शुरू हुई थी
आपने कहा ना कि पहले जब मुश्किल वक्त था तो मैं साथ खड़ा था, तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ खड़ा था, क्योंकि उन असूलों की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ ने सेक्रीफाइस किया था। अगर आप देखें 2016 में, 2017 में, 2018 में जो कुछ भी हुआ उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उस वक़्त की जुडिशरी की तरफ से, वो बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त था और मियां नवाज शरीफ के लिए एक ऐसा मौका था जिसमें वो कर सकते थे कॉम्प्रोमाइज़ और अपने आप को भी बचा सकते थे और अपने 2018 के इलेक्शन में भी जीत जाते, पॉपुलर भी थे PMLN ऐसा, लेकिन तोड़ फोड़ भी बर्दाश्त की और सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर उसका सिलसिला चलता रहा, मुश्किल तरीन वक्त था और मुझे बिल्कुल फ़ख्र है इस बात पर कि अगर सब ये कहते हैं, मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ भी ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट उसका मरियम नवाज़ को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में उस रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स की, डिफाइंस की पॉलिटिक्स की और वो शो किया, करेज शो की, जो कि बड़े बड़े सियासी लीडर्स जो हमारी पार्टी में थे वो नहीं करने के लिए तैयार थे। तो मरियम नवाज के साथ राइट हैंड कौन होता था? फ्रॉम द मोमेंट जब वो बाहर निकली हैं 2019 के शुरू में या अप्रैल मई में, जब हमने तय किया कि मरियम नवाज को बाहर निकालेंगे, पहले तो वो आपको पता है कहते थे अकाउंट भी बंद है, तो उस वक्त से जो सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त सबसे पहले मैं खड़ा था, मेरे साथ मुसद्दिक मलिक होते थे, तलाल चौधरी होते थे, 2-4 और लोग होते थे, लेकिन वो बड़े बड़े जो आप चेहरे देखते ना, भारी भरकम आज काबीना में बैठे हैं या PDM, कुछ तो ऐसे थे जो 3.5 साल गायब थे। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, 3.5 साल उन्होंने बिल्कुल गायब थे, वो वहाँ भी नहीं नज़र आते थे शहबाज शरीफ के कैंप में या 180H में, बिल्कुल गायब थे, अंडरग्राउंड चले गए थे। जैसे ही PDM की हुकूमत आई वो आ गए और ओनरशिप ले ली और बड़े अभी आजकल सेनेटर भी हैं और MNA भी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो पहला सियासी सरगर्मी थी कामरान, वो जनाब फैसलाबाद में जलसा किया था उसने, मरियम नवाज ने। सही। उससे लेके आखिरी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो थी मरियम नवाज की, वो थी 26 मार्च 2022 को महंगाई मुकाओ मार्च लाहौर से शुरू की थी इस्लामाबाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक हफ्ता पहले, उसमें भी मैं साथ था। So I was all along with her। हुकूमत आई तो हमें बताया गया कि जी आप तो पर्सना नॉन ग्राटा है, आप ने तो क्यों पर्सोना नॉन ग्राटा क्यों है? ये आपने पूछा नहीं किसकी तरफ से है पर्सोना नॉन ग्राटा? पार्टी की क़यादत की तरफ से, किसी और की तरफ से? मुझे प्राइमरीली शहबाज शरीफ का ये था, क्योंकि शहबाज शरीफ फील करते थे, चूँकि 2 बयानिए थे, आप भी हमारे से पूछते थे, हम दिफा करते थे, नहीं जी एक ही बयानिया है, मुज़ाहमती बयानिया, मुफाहमती बयानिया, हम ऐसे ही डिफेंड करते थे, लेकिन थे तो 2 ही बयानिए थे और शहबाज शरीफ टकराव की सियासत नहीं चाहते थे। ज़ुबैर साहब, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब के मुज़ाहमती बयानिए के साथ थे उस वक्त। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब दोनों का मुज़ाहमती बयानिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप उसके साथ थे, एम आई राइट? फिर मैं क्वेश्चन पुट करूंगा आपसे। अच्छा, जब आप उनके साथ थे तो अगर आज आप ये कह रहे हैं कि आपके आइसोलेशन में या आपके अलग होने में शहबाज शरीफ साहब के मुफादती बयानिए का रोल है, या पार्टी उस जगह पे नहीं खड़ी हुई जहां पे आप समझ रहे 2012 में जब आपने ज्वाइन किया वहां खड़ी हुई थी, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं सो मेनी वर्ड्स कि आज पार्टी के कॉलिंग शॉट्स जो है वो नवाज शरीफ साहब नहीं दे रहे या मरियम नवाज साहिबा नहीं दे रही? क्योंकि उस वक्त भी वही लीडर थे हमारे नज़दीक तो पार्टी के, और आज भी वही लीडर है। शहबाज शरीफ साहब अगर हैं भी तो एक सरमोनियल प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ से ज़्यादा वैल्यू तो नहीं उनकी पार्टी में, या हो गई है बयानिया बनाने की हद तक? नहीं, लेकिन वो उससे अब एक ही बयानिया है ना। उसके बाद जब एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त कॉम्प्रोमाइज़ किया था तो उसमें जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब रिलक्टेंट थे। नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि हम हुकूमत लें और अगले 1.5 साल तक चलाएं। उनका बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर करना भी है तो वो करके असेंबली डिसॉल्व करते, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको कन्विंस किया और वो फिर उसके साथ चले। और उसकी जो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन थी उसके बाद से लेके आज तक अगर आप देखें कामरान, चाहे वो उस दौर पे 16 महीने की हुकूमत में जो मईशत को रन करने का वो जो पहले 3 सुनहरे दौर थे PMLN के 1990 में और 1997, 99 और फिर 2013 में वो जिस तरह से डिलीवर किया था, जिस तरह से परफॉर्म किया था, वो बिल्कुल वो लोग भूल गए। और ज़ुबैर साहब, आप अब ये भी तो कह रहे हैं ना सर, आप इन सो मेनी वर्ड्स ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है अब वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए के
मातहत चल रहे हैं और जिसके अंदर आप बकौल आपके रूल ऑफ लॉ, सिविल मिलिट्री बैलेंस, ये तमाम चीजें नहीं है, तभी आप दूर हुए, पार्टी छोड़ दिया आपने। बल्कि दूर क्या, यही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं 100% यही कह रहा हूँ। और उसका सबने मुजाहरा देखा ना, देखे उसकी कोई एक एग्जाम्पल तो है नहीं, चाहे वो ह्यूमन राइट वायलेशंस के हवाले से हो, चाहे वो अगर पंजाब में इलेक्शंस 90 दिन में नहीं कराने और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कराने क्योंकि इमरान खान जीत जाएगा, वो एक फैसला हो, या केपी में 90 दिन। तो इमरान खान के बारे में आज आपकी क्या राय है? फरवरी में इमरान खान के बारे में इस वक्त आपकी क्या राय है? फिर देखिए, इमरान खान के बारे में मेरी राय बड़ी क्लियर है और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त सारी तोपों का रुख उनकी तरफ है, उनकी पार्टी की तरफ है, और ये पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की परफॉर्मेंस की नहीं बात कर रहा, मैं इमरान खान का आज जो उनका जो इशू है, चाहे वो 100 केसेस हों, 150 केसेस हों, चाहे वो इद्दत का केस हो या दूसरे केसेस हो, वो तमाम उनके तरफ हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारी तारीख़ में किसी न किसी सिविलियन लीडर की तरफ तोपों का रुख होता है। तो वो उस वक़्त आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लिए क्या है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान नहीं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान आज सिविलियन लीडरशिप की जो है डोमिनेंस की बात का सिंबल है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। तभी तो नवाज शरीफ के लिए मसला है। देखें ना, जब आप एक तरफ सारे खड़े हुए हैं, एक तरफ सारे खड़े हुए, अगर आप सब मिल के इलेक्शन में धांधली करेंगे और जिसके खिलाफ खड़े होंगे तो आप ये कहने नहीं, ये तो इमरान खान है जिसके खिलाफ हुआ है, इसलिए मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि इसका तो बेनिफिशरी इमरान खान होगा। अगर पॉलिटिकल वर्कर्स को अंदर बंद करते हैं और 10-10 दफ़ा बेलें मिलती हैं और फिर अंदर बंद कर देते हैं, तो आप उनके दिफा में अगर बोलते हैं तो उसका बेनिफिशरी बिल्कुल इमरान खान होगा। क्यों नहीं इमरान खान होगा? आज सनम जावेद ने एक जगह किया होगा ना, May 9 को, या सरगोदा में भी थी, लाहौर में भी थी, मियांवाली में भी थी, गुजरांवाला में भी थी। जब आप तहस नहस करके रख देंगे अपनी सिविल लिबर्टीज़ को, अपने कानून को, अब हर चीज़ को, तो फिर आप किस तरफ खड़े होंगे? अगर आप सियासत में हैं तो आप किस तरफ खड़े होंगे? क्या आप उस तरफ खड़े होंगे जो सारा जुल्म करने वाले के साथ खड़े होंगे, या उनके साथ खड़े होंगे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है? इस हद तक चाहे वो जुडिशरी ने 6 जजेस ने बोला ना, कामरान 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बोला, क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा हमारे घर में आके कैमरा लगाते हैं, क्या हुआ उसका? प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे सब बैठ के बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन उसका दबाव जो अगर जुडिशरी पर है, तो अगर वो दबाव है जुडिशरी पर, तो वो दबाव किसकी वजह से है? किसको उसका दिफा करना है? वो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को दिफा करना है। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने कहा कि आपके इदारे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इदारे हैं, ये पहुंच गए चीफ जस्टिस के पास। मतलब आप कोई एक चीज मुझे बता दें, चाहे वो इकोनॉमी सर बिल्कुल आपका ये मौकफ आ गया, वो गवर्नेंस के हवाले से हो, जुबैर भाई आपने लिबर्टीज के हवाले से हो, तो जाहिर सी बात है जी, आपने नून लीग से तो चले गए, अभी मेरे पास से नहीं जाना आपने। और दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ के साथ मेरे बड़े इतने आलिशान ताल्लुकात हैं कि अगर आप तहरीक इंसाफ जा भी रहे हैं तो मेरे पास आपने आते रहना, चाहे वो आए या ना आए, वो भी भाई हैं हमारे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऑफर तो नहीं हो गया आपको सर? ये बता दीजिए, कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहे, या वैसे ही अभी आप कोई आपकी ऐसी वो नहीं है? क्योंकि आपके तो अपने घर में भी तहरीक इंसाफ है ना? नहीं, मैं भाई आपके ये हमारे घर में थी तहरीक इंसाफ, थी ऐसी थी, असद उमर ने तो छोड़ दिया तहरीक इंसाफ, पॉलिटिक्स ही छोड़ दिए तो लेकिन अभी मैंने फैसला नहीं किया तहरीक इंसाफ, मैंने सियासत तो करनी है कामरान। ये तो नहीं हो सकता कि मैं घर बैठ जाऊं जस्ट बिकॉज मेरे पास PMLN का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। मेरे मशवरा कर लीजिएगा, समझता हूँ जिस भी हैसियत से किसी आपसे जरूर मशवरा कर मेरे साथ। अच्छा जी, आज बड़ा शानदार है, अपनी भट्टी साहब आपकी तरफ नहीं, वजह है देखे ना कितनी आज हिस्टोरिक डे है कि कभी ये हो सकता था कि नून लीग के दो, अब तो खैर ठीक है जुबैर साहब नहीं रहे नून लीग में, लेकिन दो अजीम हस्तियां, दो अजीम चेहरे एक फ्रेम में। भट्टी साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपने बोलना नहीं है, अभी हमने वैसे एक दूसरे को देख के बात की। दो अजीम चेहरे एक प्रोग्राम के अंदर हो, मियां जावेद लतीफ साहब और जुबैर साहब। लेकिन
शोबई किस्मत के जुबैर साहब जो है वो पार्टी अब छोड़ गए हैं। एक अंदर से जावेद लतीफ साहब जो है वो पार्टी में अभी भी है, लेकिन एक अंदर से इनकलाब भी, एक अंदर से इनकलाब भी, एक बाहर से इनकलाब। जुबैर साहब तो बाहर से भी और अंदर से भी हुए हैं, और जावेद लतीफ साहब अंदर से, वो सिर्फ अंदर से इनकलाब। मियां जावेद लतीफ साहब, जुबैर साहब से आपने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करी, मेरे वो भाई हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि आधी बातें आपसे मिलती हैं जुबैर साहब की, लेकिन आपने वो स्टेप नहीं उठाया नून लीग छोड़ने का। जो आधी गुफ्तगू जुबैर साहब के ख्यालात है, आधी ज्यादा वो ही है जो आपके। वुड यू एग्री विद दैट या नहीं? आप समझते कि नहीं? मैं जावेद लतीफ साहब से एक चीज बात कर लूं पहले। जी प्लीज प्लीज करें जी, करें अगर इजाजत है। जी प्लीज प्लीज प्लीज। जावेद लतीफ साहब को मैं सुनता हूँ, उनकी बातों से बहुत मुतासिर हूँ, बहुत मुतासिर हूँ उनकी बातों से। मेरा और उनका इख्तिलाफ पता क्या है, मैं आपको वाजे कर दूँ। वो ये कहते हैं मुड़ के कि 2018 में नहीं किया था जुल्म, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल किया था, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, अगर हमने उस वक़्त आवाज़ उठाई थी, गलत को गलत कहा था, तो आज गलत को सही कैसे कह सकते हैं? वाह जनाब मियां जावेद साहब, बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। जी मियां साहब। कामरान शुक्रिया आपका, और मुझे तोक़ो है कि इतना टाइम देंगे जितना को आपने दिया। नून लीग छड़ दियो गुजार नहीं मेरी अर्ज़ सुने, मेरी अर्ज़ सुन लें। ज़ुबैर साहब से मेरा ज़ाती तल्लक है और रहेगा, ठीक है, और बड़ा इज़्ज़त का तल्लक है मेरा। सही और है। जो बातें इन्होंने की, यकीनन मैं उनसे पूरा इत्फाक करता हूँ, मासवाए कोई जो पोर्शन उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की, उसके अलावा मैं सारी बातों से इत्फाक करता हूँ। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, गुजारिश इतनी है, जो आखिर में उन्होंने बात की कि 2018 में अगर जुल्म हुआ तो 2024 में अगर जुल्म होगा तो उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे। मैं यकीनन इनके साथ खड़ा हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे मेरे दौर में हो चाहे आपके दौर में हो। मगर मुझे ये कोई बताना पसंद फरमाएगा कि 2018 में तो एक जमात को निकालने के लिए और दूसरी को लाने के लिए मनसूबाबंदी की गई, और 2024 में पिक एंड चूज़ हुआ है। और ये बात बार बार मैं करता आ रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि कैसा इनकलाब है जो सिंध में नहीं आता, जो बलूचिस्तान में नहीं आता, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आता है, और कैसी धांधली है कि सिर्फ पंजाब में होती है और किसी जगह होती नहीं है। कैसा रिज़ल्ट है जो 3-4 सूबों में मुख्तलिफ रिज़ल्ट आता है और सारे मानते हैं उसको, मरकज़ में मानते नहीं हैं। मरकज़ में महज इसलिए नहीं मानते कि ये जो ज़ुबैर साहब को प्रॉब्लम है, जो ज़ुबैर साहब को शिकायत है, जो ज़ुबैर साहब के ज़हन में सवाल है, मेरे ज़हन में भी वही सवाल है क्या? कि भाई आपने अगर उस वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, जो नवाज़ शरीफ के हवाले से वो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने 2018 में ज़ात अपनी के लिए या जमात के लिए कंप्रोमाइज़ ना किया। हालांकि अगर वो कंप्रोमाइज़ कर देते तो शायद उनकी हुकूमत ही 2017 में ना जाती, शायद 2018 में अगर कंप्रोमाइज़ कर जाते तो दोबारा उनकी हुकूमत बन जाती, भले शहबाज शरीफ नहीं। अब अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया नवाज शरीफ साहब ने तो इसलिए किया ना कि उनकी हुकूमत आ गई फेडरल में, बेटी हुकूमत पंजाब में आ गई। इतना कोई ना समझने वाली बात तो नहीं मियां साहब। नहीं कामरान, ये थोड़ा सा बड़ी माजरत से मैं हमेशा इतना आपसे गुंजाइश ले लेता हूँ कि इख्तिलाफ करने की जरूरत कर लेता हूँ। इख्तिलाफ मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आए तो वो एक डील के तहत आए या एक कंप्रोमाइज़ के तहत आए या एक मनसूबाबंदी के तहत आए, तो बाद में क्या हुआ। कभी इस तरह नहीं होती मनसूबाबंदियाँ के अदारों के साथ या पॉलिसी साज़ों के साथ आप मनसूबाबंदी कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, चीज़ें तय हो जाएं और इस तरह बिखर जाएं। ऐसा नहीं होता। बात यह है कि चीज़ें तय हुई नहीं थी, चीज़ें ये तय हुई थी कि आप हमें फेयर फ्री इलेक्शन देंगे, आप मुनसिफाना तय क्या होना था सर? फेयर इलेक्शन के अलावा क्या तय हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरों के दरमियान? आप क्या तय होना चाह रहे थे सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल तो पूछने की इजाजत देना मुझे। होता है वो जी
यार मैं कब कह रहा हूँ मैं किसी और से पूछ रहे हैं, मैं तो आपके सवाल का जी, जवाब जी, दे जी, रहा जी, हूँ। जी, पहले जी, मेरी जी। बात तो सुन लें। सर मैं तो आपके सवाल का जवाब देने लगा था कि मैंने ये कहा कि माजी में जो डील होती रही हैं वो सारी वक्त के साथ ओपन होती रही हैं और समझ आती रही है। ये डील नहीं थी मेरे भाई, ये डील ये थी कि एक तो जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमें वो इंसाफ दिया जाए, जिसको कहा गया कि फ़ास्ट ट्रैक पे उनको इंसाफ मिल रहा है, ये लाडले हैं। जिस तरह आज फ़ास्ट ट्रैक पे किसी और को जो है फेवर मिल रही है और कोई कह रहा है कि जनाब ये लाडला नहीं है, ये तो अदालतें इंसाफ मियां जावेद साहब मुझे एक सवाल का मेरे जवाब लिए दें, फिर मैं चाहूंगा जरा भट्टी साहब हमें समझाएं, आप दोनों ने गुफ्तगू किया। मियां साहब मेरा एक सवाल का मुझे एक बात समझाएं कि सर जो आप जैसे जो जुबैर साहब कह रहे हैं, जो दुनिया कह रही है वो ये कह रही है कि ये इलेक्शन जब इलेक्शन हुआ तो ये इतना फेयर था कि जिसमें PMLN जो है क्योंकि उतनी पॉपुलर पार्टी नहीं थी इसलिए वो इलेक्शन नहीं जीत सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेव चल रही थी। ये इलेक्शन करवाने वालों ने भी इतना फेयर इलेक्शन करवाया कि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था, फिर भी तहरीक इंसाफ एक आज़ाद उसके हिसाब से एक बड़ी पार्टी बन के उभरी। लेकिन आपने उसको उसमें सारी कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए मियां जावेद साहब आपने या आप नून लीग के कुछ और लोगों ने आपने कह दिया कि जी ये तो हमारे साथ हाथ हो गए, तो नवाज शरीफ को ना लाने की साजिश की जा रही है, और सारे इलेक्शन को आपने डिस्क्रेडिट कर दिया। वो इलेक्शन जो सबको नजर आ रहा था कि ये वेव चली हुई है और ये इलेक्शन फेयर हुआ है बिल्कुल उस हिसाब से। अगर कोई बाद में गलतियां हुई भी हैं तो वो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए शाम 5 बजे के बाद क्या हुआ, लेकिन आपने ये माना नहीं इस बात को। आज जुबैर साहब भी आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे, आज पाकिस्तान के बेतहाशा लोग आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इलेक्शन कदरे तो फेयर हुआ है। अगर अनफेयर हुआ है तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है। आप पता नहीं क्यों कह के कन्फ्यूजन डाल देते हैं। मियां साहब मैंने पहले भी ये बात पूछी थी आपसे, आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ तो फेयर हुआ है। जी कामरान साहब सर एक तो आपको बड़े सब्र हौसले से हम सुनते हैं, और अभी दूसरे अरशाद भट्टी साहब को कौम ने सुन रहा है बड़े सब्र हौसले से। ये भी लोगों का देखें कुर्बानी का जज्बा। तो मैं अगर कमज़ोर आवाज़ से ये कहने की जो जसारत करने लगा हूँ, बात सीधी है कि अगर RTS बंद करके 2018 का इलेक्शन कहा जाता है तो इसको फॉर्म 45 इलेक्शन कहा जाता है। ये हकीकतें हैं, दोनों हकीकतें इस तरह हैं कि जब एक वक्त था कि टॉप के जो लोग होते थे वो फैसला करते थे और वो इन्वॉल्व होते थे नतीजा बनाने और नतीजा बिगाड़ने में। इस दफ़ा टॉप के जो लोग हैं वो शामिल नहीं थे, अदारों के सरबराहों की बात कर रहा हूँ, मगर नीचे सारे इन्वॉल्व थे। और नीचे इन्वॉल्व इस तरह थे कि मैं बड़ी माजरत से ये कहूँगा पैसा भी चला है और अपनी पसंद नापसंद भी चली है। मगर जो असल बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दयानतदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि अगर कामरान एक सेकंड कामरान, अगर आज भी इद्दत केस, आज भी दूसरे तीसरे जो फजूल के केस बना दिए गए, वो केस फिल फॉर ख़त्म करके जो 190 मिलियन पाउंड जो साइफर केस, जो जेन्युइन केस सर आपका पॉइंट आ गया, 2, 4, 5 या 9, 10 मई के हवाले से एक सेकंड उन पे फोकस सिर्फ किया जाए और उसको छोड़ के आइन कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। और नवाज शरीफ के खिलाफ जो कंपेन की गई थी अगर उसको पब्लिक कर दिया जाए कि जिन जिन लोगों ने नवाज शरीफ को हटाने के लिए वो कंपेन की थी, हकायक ये हैं, तो नवाज शरीफ आज भी पॉपुलर है। सर बात पॉइंट सिंपल सी ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी डिराइव करते हैं अवाम से। अगर अवाम ये समझती कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है 2018 में, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल हुई थी, आज 2024 के अंदर उनको ओवरवेलमली वोट पड़ता, नवाज शरीफ साहब उस तरह डिसअपॉइंट ना होते, प्राइम मिनिस्टर वो लेते, वो नहीं वोट उनको पड़ा। इलेक्शन फेयर हुआ है, इलेक्शन वाले दिन फेयर हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए। और दूसरे जो आप बार बार कहते हैं कि RTS बिठा के, RTS इमरान खान के हक में बैठा था मुबैना तौर पर, लेकिन जब आप फॉर्म 45 की बात करते हैं ना, तो वो फॉर्म 45 मुबैना तौर पर PTI वाले कहते हैं आप लोगों के हक में बैठा है, आप वो भी दूसरी पार्टी खाते में डाल। लेकिन फिलहाल भट्टी साहब, मैं इससे पहले जुबैर साहब के पास और दोबारा जाऊँ, आपको क्या समझ आई जुबैर साहब की गुफ्तगू की
और मियां जावेद लतीफ़ साहब गुफ्तगू की, जरा हमें समझाएं। दो जुमले अगर आप इजाज़त जी, दें जी, तो जी, जी। एक तो अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट से कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। चलो जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये याद करवाना चाहिए कि जो भारत से अमेरिका से तारीखी वहाँ तो दे देता अब अमेरिका से तारीखी शिकस्त और भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद किसी ने नहीं कहा कि मैं चेयरमैनी छोड़ रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा मैं सिलेक्टरी छोड़ रहा हूँ, मैं मैनेजर ही छोड़ रहा हूँ, मैं पीसीबी से निकल रहा हूँ। एक बाब वुलमर था, इज्जतदार आदमी था और एहसास दिल रखने वाले था। आयरलैंड से हारे 2007 में, सदमा बर्दाश्त न कर सकता, दुनिया चला गया। उसको आज की मैनेजमेंट का पता होता तो बिल्कुल सदमा न लेता। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात आपने वो ये ज़रूर कर मुआशी जो तरक्की उसमें आएंगे सर, पहले तो ये जो इतनी बड़ी गुफ्तगू होगी अब जो पहले में गुफ्तगू हुई है, अब पहली बात तो ये है कि दुख हुआ है ज़ुबैर उमर साहब जैसे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, लॉजिकल गुफ्तगू करने वालों के साथ जो इस तरह का सलूक होता है। और ये हैं वो शाही ख़ानदान। शाही ख़ानदान कैसे हैं कि एक तरफ अगर जरदारी साहब कुछ भी कर लें, मशरक़ से मगरब चले जाएं, बिलावल भुट्टो शुमाल से जनूब चले जाएं, वो जायज़ है। लेकिन अगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर 2 बयान खिलाफ दे दे तो उसको सेनेटरशिप भी ले ली जाती है, सेनेटरशिप भी ले ली जाती, पार्टी से भी निकाल दिया, तर्जमानी से भी। बैक वक्त तर्जमान थे हमारे ज़ुबैर साहब, और ये मुश्किल हालात में, और इनको शुगर थी, इनका वजन ज्यादा था, इन्होंने उनकी मोहब्बत में जाके गुलाब जामुन इतने खाए जाके रातों को। हाँ, रातों को जब ये सारे भागे हुए थे, मफरूर थे, वापस आते ही नहीं थे, बेमा एलो याल सब A to Z, और इधर ट्विटर खामोश था और इधर सारा कुछ था। और रात को और वापस आके शहबाज शरीफ साहब ने क्या दिया इनको सिला, डबल क्रॉस किया है मुबैना तौर पर। डबल क्रॉस क्या किया भाई, DG ISPR साहब ने इनके खिलाफ प्रेस को बात की, इनके इंटरव्यू दिया, दोस्ती खत्म हो गई, इनके तनकीद सहना पड़ी। रोज मैं भी तबला बजाता था कि ये देखो जनाब ये गुलाब जामुन खा रहे हैं, 7 घंटे इन्होंने गुफ्तगू की, कोई अपनी मिल परमिट के लिए नहीं की थी। और उसके बाद लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इसहाक डार के अलावा नहीं है, यही मैटर करते हैं, लिहाजा इन लोगों के साथ यही होना है। अब मुझे बताएं चौधरी निसार का क्या कसूर था? मैं मरियम के जूते सीधे नहीं कर सकता। शाहिद खान अब्बासी की इब्तिदा क्या थी? भाई मरियम मेरी लीडर नहीं है। सरदार मेहताब अब्बासी से पूछें कि मानसहरा में वो क्यों अपना पार्टी लेके अलहदा हो गए। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल को जोकर किसने कहा? सलमान शहबाज ने। और जवेद लतीफ़ साहब को वज़ीर बेमहकमा किसने रखा? शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये औकात होती है हमारे यहाँ जो जेन्युइन वर्कर होते हैं, जो आगे जा। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब जवेद लतीफ़ साहब के खुद बताते हैं कि जब ये हिरासत में थे तो इनको कहाँ कहाँ ले जाया जाता था और क्या क्या इनके साथ होता था, और सर भी फटा। क्या किया था कि हालांकि वो गलत किया था, मैं उसके हक में नहीं कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो पाकिस्तान ना कपे, लेकिन वो गलत था। मगर जो कुर्बानियाँ देना, अच्छा इसको छोड़ें, जवेद हाशमी का क्या कसूर था? आपको मुख्तसर करके एक कैसर शेख में सुना चूँ, जवेद हाशमी साहब ने किताब लिखी है, उसमें लिखा हुआ है। कैसर शेख था जो जवेद हाशमी साहब जब मुशर्रफ दौर में थे तो मालदार आदमी था, उनकी हल्की फुल्की मदद करता था। कलसूम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके थे तो कैसर शेख को उन्होंने लंदन बुलाया, अपने पास बिठाया, उन्होंने कहा तुम जवेद हाशमी की मदद कर रहे हो? वो हैरान रह गया, कहता है मेरे पाँव तले ज़मीन निकली। मैंने कहा कौन जवेद हाशमी? वो जो आपके लिए मारे खा रहा है, जेल में है और बर्दाश्त। उन्होंने कहा ना हमारे मुकाबले में उसे लीडर ना बनाना। ये जवेद हाशमी साहब ने खुद लिखा। एक बात बताएं जुबैर साहब का। अच्छा सुन ले, 2 जुमले। अच्छा, ये जवेद हाशमी साहब को इन्होंने दिया और मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, एहसान फरामोश आदमी और बीमार इंसान जब जवेद हाशमी साहब निकले। ये है इनके यहाँ कुर्बानियाँ। कायम मकाम सदर बना के जद्दा चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। अच्छा, फिर आगे सुनिए एक जो जुमले, मुशाहिदुल्लाह ने क्या गलत कहा था? 2014 के पीछे धरनों के पीछे आज जवेद लतीफ़ साहब से नवाज शरीफ सारे कह रहे हैं, उधर से वजारत ले ली। तारिक फातमी और परवेज रशीद का क्या कसूर था डॉन लीग में? उनसे वजारतें ले ली। कुर्बानी खुद नहीं देनी, इन्होंने देनी। इक़्तिदार के मजे खुद लूटने। ये आपका सेंटीमेंट है जुबैर साहब। आप, मेरा तो नहीं ख्याल कि आज भी इतना ये कहेंगे दिल से कि जी आपने जो ये पार्टी छोड़ी है उसमें बहुत बड़ा रोल वो भी है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि क्योंकि ये मरूसी पार्टी है, क्योंकि ये अपनी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है
और आप समझते हैं कि इस वक्त डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और आपको लगता है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से सिविल बैलेंस भी नहीं हो रहा, सिविल ऑथेंटिसिटी भी कायम नहीं हो रही, एसेंडेंसी भी कायम नहीं हो रही। आपका ये मौकफ तो नहीं कि आपका ये मौकफ हो गया हुआ है कि ये एक रॉयल पार्टी है जिसमें वर्कर की कोई से नहीं, जिसमें कोई असूल नहीं है, मोनार्क्स हैं, ख्वाह वो बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, बेटी हो, भतीजा हो, बहन हो, भाई हो, क्या ये मौकफ है आपका? जी, एक तो देखें, एक तो PMLN के वर्कर्स में अगर पूछा जाए तो मरियम नवाज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द, क्या नवाज शरीफ के बाद या नवाज शरीफ के साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर उनकी फॉलोइंग है PMLN के वर्कर्स में। तो वहाँ तक तो समझ आता है आपको कि जी उन्होंने अपनी हैसियत बनाई है। इसहाक डार कहाँ से आ गए? इसहाक डार की वजह से पहले 2013, 14, 15, 16 में जो किया, मैं पहले उसका जिक्र भी कर चुका हूँ, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से लास्ट मिनट पे आके मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम फेंक चुके थे फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आज वो जो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी स्टील मिल बनता है, स्टील मिल तो प्राइवेटाइज होने के लास्ट स्टेज पर था, PIA लास्ट स्टेज पर था, 9 साल पहले ये लास्ट स्टेज पर। फेस्को के सिर्फ वो लिफाफे खुलने थे, अब उनको नवाजा गया है, और नवाजा भी कैसे गया कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब उधर तो जाके जाहिर सी बात आपका इख्तलाफ होगा, और शदीद इख्तलाफ होगा कि भाई हम यहाँ जूते खाते रहे, हम परेशानियों में, हम सबसे ज़्यादा ब्रंट फेस किया। भाई मैं स्पोक्स पर्सन था नवाज शरीफ और मरियम नवाज का उस वक्त, जब गुजरांवाला में के जलसे में मियाँ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ और ISI चीफ का नाम लेना शुरू किया था, और उसके बाद मरियम नवाज हर रोज़ फखर की बात, मैं उस वक्त राइट हैंड पर खड़ा था। तो लेकिन जुबैर साहब, फखर की बात मैं नहीं बात, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपका पार्टी के लिए, नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि वो बड़ी डेयरिंग बात थी। बड़ी डेयरिंग बात जरूर कह दूं, जो जावेद लतीफ साहब, एक मैं जावेद लतीफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखें, इस दफ़ा अगर उनको, जाहिर है जावेद लतीफ़ बहुत ही ज़्यादा असूली और प्रिंसिपल आदमी हैं, और उनके साथ इलेक्शन में जो हुआ है मैं सुन चुका हूँ, और उनके साथ ज़्यादती हुई है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें तो PTI को हर तरीके से हरवाने की कोशिश की गई थी, चाहे वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के हवाले से था, चाहे वो कॉर्नर। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब ने तो ये भी कहा ना कि उनको इस बात पे एतराज़ है कि जो आपने इमरान खान को चैंपियन बनाया सिविल उसका, कि जी सिविल बालादस्ती का, उससे वो एग्री नहीं करते। एक सेकंड जी, मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी, अगर आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे, आप कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देंगे, आप लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने देंगे, उसके बाद आप बल्ला छीन लेंगे, और उसके बाद आप फिर फरवरी 8 और 9 को जो आपने किया वो हशर नशर करके रख दिया फॉर्म 47। अब अगर आप ये सब करने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये PTI के लिए नहीं किया गया था, उनको हरवाने के लिए नहीं किया गया था, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। एक को अगर हरवाने के लिए किया जाता है तो दूसरे को जितवाने। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई, इसमें सबसे बड़ी बात है। जी जुबैर साहब, जी सबसे बड़ी बात, जी ठीक, मैं एक ब्रेक लेने के बाद वापस आ रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, सबसे बड़ी बात सुनेंगे, जरूर आप सुनेंगे कि आप जिस पॉइंट में उस पे मियां जावेद लतीफ साहब को भी शायद इस वक्त कन्फ्यूजन नहीं, मतलब को समझ ना रहा हो किस तरह डिफेंड करें या डिफेंड ना करें इस पॉइंट को, क्योंकि वो भी उस रास्ते पे है, लेकिन उन्होंने अब तक नवाज शरीफ साहब को उस तरह खैराबाद नहीं कहा। बहुत तारीखी मोमेंट है जहाँ से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, व्यूअर्स के। मोहम्मद जुबैर साहब पार्टी के पार्ट एंड पार्सल बैकबोन रह चुके, तर्जमान रह चुके, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। मियां जावेद लतीफ साहब पे बहुत शक रहता है कि वो शायद पार्टी आज छोड़े कि कल छोड़े। मियां साहब, जुबैर साहब का मुझे नज़र आ रहा है किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी, मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई ऐसी सियासी और वाबस्तगी बनी, इसलिए जितना भी जुल्म हो जाए आपके अंदर नून लीग की तरफ से, जितना भी आप विक्टिम बन जाए रॉयल किंगडम के, जो भट्टी साहब कह रहे हैं, मैं आप नून लीग कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको अल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा अपने लिए जाने के लिए, ऐसी बात ही है मियाँ साहब? असूली सियासत तो नहीं हो रही ना यहाँ पे? नहीं, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। बात ये है कि ज़ुबैर साहब ने एक तवील जद्दोजहद की है एक आइन कानून की बालादस्ती के लिए। जमात के अंदर भी हम लोग बात करते थे, जमात के बाहर भी गैर असूली फ़ैसलों पे करते थे। आपको शायद याद होगा, आज ज़ुबैर साहब से आज ही बेशक पूछ लें कि हतमी फ़ैसला एक्सटेंशन का नहीं हुआ था नवाज शरीफ की जानब से, मगर 6-7 वक्त की किल्लत है। आप सवाल पूछ लो आपसे, जो लोगों की राय आमा में जो सवाल है, मुझे पता है आपके पास ये बड़े हकायक हैं इन चीज़ों के, जो जुबैर साहब बार बार कह रहे हैं कि जो आप धांधली का वावेला मचा रहे हैं, तो धांधली का तो इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान खड़े हुए इस वक्त, उस पर आपकी क्या राय है? वुड यू एग्री विद दैट? नहीं कामरान,
मैं ये कह रहा हूँ कि एक जमात के लिए धांधली नहीं की गई, बल्कि एक हंग पार्लियामेंट लाने के लिए और अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे लोगों को लाया और निकाला गया है। और मैं ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूँ, अगर मेरी बात पे कोई यकीन कर ले तो मैंने तो ये कहा है जमात के अंदर भी, ओपन भी कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के ये इंतखाबात सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इसलिए हैं कि इसके हक़ में ही कोई नहीं है। उसकी वजह कि एक के लिए ना धांधली हुई है, ना एक के खिलाफ नतीजा बनाया गया है। मियां साहब, बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब जो वजारत उज़्मा पे बैठे हुए हैं वो तो इस इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। आप कह रहे हैं कोई एक भी खिलाफ। जरदारी साहब जिनकी पार्टी ने इतना कमाल परफॉर्म किया कि वो किंग मेकर बन गए, वो तो इस इलेक्शन में धांधली की बात नहीं कर रहे। ये तो आप ही कर रहे हैं, सिर्फ आप हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे होंगे फिर नहीं, या इमरान खान साहब कर रहे हैं? नहीं कामरान प्लीज़, क्योंकि आपके पास इंतहाई दानश्वर लोग बैठे हैं जी जी, और नो डाउट। एक ही हैं पाकिस्तान भर में जिनको लोगों ने बड़े सब्र से तहम्मुल से सुनना है और उन्होंने हिम्मत है। मगर आपको ये गुजारिश करने लगा हूँ कि मेरे अलावा तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन बशमूल जरदारी साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बिलावल साहब ने जिक्र किया कि हमारे साथ धांधली हुई। भाई फिर आप लाशुक्रे लोग हैं, मुझे समझ आ गई बात। नतीजा मैं कर लेता सर, वक्त की किल्लत है, मुझे जल्दी जाना है मियां साहब। रहूंगा देखे ना, कभी कभी आपको 1 to 1 का मौका देते हैं, आज समझा करें जरा। अच्छा भट्टी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जुबैर साहब आपने भी ये देखना है और मियां साहब आपने भी देखना है। जो टिल्ट नजर आ रहा है मुझे जुबैर साहब का, वो नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ। लेकिन तहरीक इंसाफ या तो फिर मरने मारने के लिए तुले हुए जुबैर साहब भी, उनका लिखा ही यही है कि जब नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट तभी उनके साथ खड़े हुए थे, आज इमरान साहब हुए हैं तो ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विक जलवा कि किस पोजीशन पे खड़ी हुई तहरीक इंसाफ। जरा सुनवा दे अली अमीन साहब का जो माइंड, फिर जुबैर साहब से, भट्टी साहब दोनों से पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उस तरफ तो नहीं जा रहे जुबैर साहब खतरनाक राहों में। मतलब लुक एट हिज लैंग्वेज कि वो बात क्या कर रहे हैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठ के। भट्टी साहब, ये आप समझते हैं कि ये लैंग्वेज के साथ पारा ठीक होगा? इस लैंग्वेज के साथ हुकूमत, फौज या तहरीक इंसाफ के मुतालिक के दरमियान मामला भी हो सकता है जो गंडापुर साहब फरमाते हैं? देखिए, जिस लबो लहजे में बात करते हैं, गंडापुर साहब से माजरत के साथ ये पागलपन है, बद कलामी है, बद तहजीबी है, बद इखलाकी है। बिलावल का एडमिशन फॉर्म देखो, जो रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दो, जो जंगल काटे उसके हाथ काट दो, और वगैरह वगैरह वगैरह, और गवर्नर लानती है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप वफाक से लड़ें, आपका हक है कि आपको बजट दे, आप परफॉर्मेंस पे जाएं, गवर्नेंस पे जाएं। ये जो भड़के मार रहे हैं, लॉ लश्कर ला रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना सर। आप अग्रेशन भी करें, अपनी पार्टी का अग्रेशन भी करें, आपका लीडर अंदर है, इमरान खान अंदर है, उसके साथ खड़े हों। लेकिन एक होता है कि वही बात आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वही बात आप बदतमीजी या पागलपन से ना करें। तो मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, आपका टिल्ट नजर आ रहा है कि शायद आप तहरीक इंसाफ ना चले, कि तहरीक इंसाफ के अपने बड़े मसाइल हैं, वैसे या आपको खुशी है औखे राहों पे जाने की? जुबैर साहब के घर से तहरीक इंसाफ की सीट खाली हुई है, जुबैर साहब ने इधर से उठना है उधर बैठ जाना। जी जुबैर साहब, पहले तो आपने जो गंडापुर साहब के हवाले से बात की, मैं बिल्कुल भट्टी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमें बिल्कुल एक वो जो चुनाव है अल्फाज का, वो देख के करना पड़ता है। लेकिन कामरान प्लीज़ मेरी बात सुन लें, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है जिनके हाथ में कानून नाफिज करना होता है। अगर आप 8 और 9 फरवरी को धज्जियाँ उड़ा रहे थे, फिर आप ये कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है ना इस हद तक होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। जब फ्रांस में अभी थोड़े दिन पहले पिछले साल जब हंगामे हुए, प्राइम मिनिस्टर ने एक फैसला किया था हेल्थ केयर के हवाले से, तो आग लग गई फ्रांस में, तो प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया गया था। ये थोड़ा देखा जाता है कि उसने रिएक्शन में कितना सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आज आप इंसाफ करना शुरू करते हैं आज से, तो आपको खुद महसूस होगा, सबसे आगे मोहम्मद जुबैर खड़े होकर कहेगा ये गलत कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं जुबैर साहब ये देखिए, ये तो मेरी नीयत साफ है, इसलिए मैं इनके खिलाफ। इमरान खान साहब जो है उनका भी यही मसला है ना, वो कह रहे हैं सिर्फ मैं अच्छा आदमी हूं, बाकी सब गंदे हैं, बाकी सब गलीज हैं, मुझसे ना कभी कोई गलती हुई है, ना मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ, ना कोई सियासी गुनाह हुआ, ना कोई सियासी जुर्म हुआ। मैं माफी नहीं मांगूंगा कौम से अपनी गलतियों की, बाकी सब मांगेंगे। जी देखें कामरान, मैं आपको याद दिला दूं,
भुट्टो साहब के खिलाफ थे सारे असर खान वगैरह, लेकिन जब वो उनको ज़िया के खिलाफ खड़े हुए थे वो और उनको टांगने जा रहे थे ज़िया उल हक, तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास के पास एक ही चॉइस थी कि ज़िया के पीछे खड़े हों या भुट्टो के पीछे खड़े हों। जो ज़िया के पीछे खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की बका दांव पर लगा दी थी। जो भुट्टो साहब के साथ हो गया उसके बाद जो होना था वो तो बाद की बात है। पहले तो अब रिट्रीव तो करें, वापस तो लें उस स्पेस को जहां जमहूरियत पनप सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि जो एक जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं आप उसके खिलाफ आप भी चढ़ दौड़े। सर बिल्कुल, आप पॉइंट आपका आ गया। फिर आप मुझे बता दें एक अगर जी बताएं एक अगर मैं ये कह रहा हूं कि देखें इसको इस वक्त जो है, मैं तो ये कहता हूं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करें। फिर आप ये कहें कि ज़ुबैर साहब आप क्यों पीटीआई की बात कर रहे हैं, आप हक बजाने होंगे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सारे फॉर्म 47 चेंज कर दें और उसके बाद कहें कि उनका रिएक्शन जो है बड़ा अच्छा सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। असल में मैं आपको बताऊं, ये फॉर्म 45 47 में मामला नहीं है। ये जो बयानिया बनाया गया रियासत के ताकतवर तरीन इदारों के खिलाफ, ये उसका मामला है, उसका फॉर्म 45 47 से कोई ताल्लुक है। फॉर्म 45 47 का मसला एज द कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लेकिन ये मामला नहीं था इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। वो तो समझ नहीं आई कि उन्होंने चलो बाजवा साहब आपको लेकर आए, बाजवा साहब ने आपको उतार दिया, हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद आपने ये जो जहाद शुरू किया वो क्यों किया, और चलो बाजवा साहब के खिलाफ कर लिया, फिर आपने नए आने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ जो किया, ये कौन सी दानिशमंदी। मैं तो कहता हूँ ज़ुबैर साहब अगर आप तहरीक इंसाफ में तो शायद समझा ही देते हैं कि आ बैल मुझे मार, दीवारों में सर टकराने से क्या फ़ायदा, जो पार्टी का हाल हुआ है। मैं बस टाइम नहीं, वरना मैं लीमा खान साहब और गंडापुर साहब की पॉडकास्ट के अंदर जो गुफ्तगू है, कन्फ्यूज तरीन गुफ्तगू सुनवाता, कल कोशिश करूँगा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले ब्रेक पे जाऊँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये फैसला किया कि जी ये ऑडियो लीक केस के अंदर कि जी इदारों को जो है अब लॉफुल एक्सेस भी ना दी जाए सेलुलर कंपनीज की तरफ से इंटरसेप्ट करने की, उसमें आपको मैं बताऊं हुआ क्या है। फिर अब इस वक्त हमारे अखबार में और बाकी अखबारात में खबर लगी हुई थी, पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त गैर फाल सी नज़र आ रही है, क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे सामने जो डाटा है 23 मई 2024 से लेकर 10 जून 2024 तक, 29 मई से लेकर किलिंग्स में इजाफा हुआ 30, इंजर्ड 83, पुलिस इनकाउंटर्स 18, इंजर्ड पुलिस इनकाउंटर 51, किडनैपिंग्स, रॉबरीज, व्हीकल स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, इलीगल स्पेक्ट्रम में इतना ज़्यादा इजाफा। इसकी वजह यह है कि अब मोबाइल कंपनी से इनकार कर दिया है पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, ख्वाह वो पुलिस हो, सीडीटी हो, कोई और एजेंसी हो, उसको डाटा प्रोवाइड करना इस हुक्म के बाद। इस मुल्क जहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर क्राइम जो है वो इस तरीके से पेनिट्रेट किया हुआ है, अगर ये राइट्स वापस नहीं दिए जाएंगे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, तो और तो किसी को कुछ नहीं होगा, सबकी अजारादारी कायम होगी, लेकिन आम आवाम जो है वो पिसेगी, टेररिज्म बढ़ेगा, वायलेंस बढ़ेगा, क्राइम का रेशियो बढ़ेगा, जो हमें देखने में आ रहा है। ज़ुबैर साहब को बहुत बेस्ट ऑफ लक मैं करता हूँ, और बड़े ऑनेस्ट और रसूल पसंद आदमी हैं। उन्होंने उस वक्त प्रेशर फेस किए, दोबारा बता दूँ, जिस वक्त नून लीग का नाम लेने वाले बहुत कम लोग थे। जहाँ भी जाएँ मुझसे मशवरा करके जाएँ, और मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।